अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर 11 पढ़ रहे थे जो कि साउंड से रिलेटेड था और हमने साउंड की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी उनको डिस्कस कर लिया था। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं उसके अंदर हम साउंड की एक ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे क्योंकि साउंड जो है वो हमारे पास वेव्स की फॉर्म के अंदर ट्रैवल करती है। तो जस्ट लाइक लाइट वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करती है, तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो शो करती हैं। तो जब भी साउंड जो होती है किसी भी ऑब्स्टैकल के साथ हिट करेगी तो या तो ये स्कैटर होगी या अब्जॉर्ब होगी या ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर हमारे पास जो ऑब्स्टैकल है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लाईवुड होगा, कंक्रीट की कोई चीज़ होगी, तो उसके अंदर से जो लाइट साउंड होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जब भी साउंड जो होती है वो किसी ऑब्स्टैकल से हिट करने के बाद बाउंस बैक हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एको। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी कहते हैं, साथ में इसको हम एको भी कहते हैं। अब एको क्यों होता है? क्योंकि जब भी साउंड जो है वो टकराएगी किसी भी हार्ड ऑब्स्टैकल के साथ तो जो साउंड होगी वो रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी वो जो साउंड होगी हमें दो दफ़ा सुनने को मिलेगी। वन टाइम तब जब हमके स्पीक किया था, उसके बाद सेकंड जब वो हिट करने के बाद वापस आएगी तो आपको दोबारा वो साउंड जो होगी वो सुनने को मिलेगी। सेकंड बात यह है कि जब भी आपके पास एको होगी तो एको के दौरान आपके पास डिले होगा। आप फर्स्ट साउंड जो होगी वो आप हियर करेंगे, उसके बाद कुछ डिले होगा, फिर आपके पास जो होगी वो सेकंड साउंड जो है वो या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो सुनने को मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी साउंड जो है उसने ट्रैवल करना है ऑब्स्टैकल तक, ऑब्स्टैकल से हिट करने के बाद उसने वापस दोबारा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना है, यानी कि उसने डबल डिस्टेंस जो है ऑब्स्टैकल का, जितना आपका और ऑब्स्टैकल का डिस्टेंस है उससे डबल डिस्टेंस उसने ट्रैवल करना है, जिसकी वजह से आपकी साउंड के अंदर डिले आ जाता है। अब हमारे पास कंडीशंस क्या हैं एको को हियर करने के लिए, यहाँ पे एक आइडियल इको जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी? तो सबसे पहले बात यह है कि हमारा जो टाइम है इको का वो कितना होना चाहिए। तो कोई भी साउंड जो आप हियर करते हैं उसका जो सेंसेशन होती है आपकी ईयर के अंदर वो 0.1 सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है कि जब भी आप एक साउंड सुनते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो 0.1 सेकंड तक आपके ईयर के अंदर रहता है, यानी कि उसके वजह से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं वो आपके ईयर ड्रम को 0.1 सेकंड तक वाइब्रेट करती हैं। इसका मतलब यह है कि आप इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान कोई भी सेकंड साउंड जो होगी उसको हियर नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास दो साउंड इकट्ठी आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आप इसमें से एक ही साउंड को हियर करेंगे। अगर दो साउंड जो है वो सेम है, जैसे कि एको होती है वो सेम साउंड होती है, एक साउंड है वही रिफ्लेक्ट होकर दोबारा सुनने को मिल रही है, तो जो दो साउंड आप सुनेंगे वे बैक टू बैक होंगी, आपको उनके अंदर डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप एको को सुनना चाहते हैं तो आपका कम से कम जो ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकंड से ज़्यादा का होना चाहिए आपकी साउंड के दरमियान में, और जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसके दरमियान में कम से कम ड्यूरेशन जो है वो 0.1 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड बात यह कि डिस्टेंस जो है ऑब्स्टैकल का वो कितना रखें। कभी कभार होता है कि आप बोलते हैं लेकिन आपको एको जो होती है वो सुनने को नहीं मिलती। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपका डिस्टेंस जो है ऑब्स्टैकल का वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सेंसेशन ऑफ साउंड जो है 0.1 सेकंड के लिए एग्जिस्ट करती है आपके कानों के अंदर। तो अब डिस्टेंस जो है ऑब्स्टैकल का वो कम से कम कितना होना चाहिए? हमें पता है कि S = V क्रॉस T होता है। और स्पीड ऑफ साउंड जो होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड। तो हमने जो टाइम रखा था वो कितना है? हमने सेंसेशन ऑफ साउंड जो 0.1 सेकंड के लिए एग्जिस्ट करती है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं इस टाइम के लिए। तो 340 टाइम 0.1, तो ये हमारे पास आ जाता है 34 मीटर। अब ये वो डिस्टेंस है जो कि आपकी साउंड ने ट्रैवल करना है। और हमें ये पता है कि जब भी हम रिफ्लेक्शन सुनने को मिलती है या एको सुनने को मिलती है तो हमारी साउंड जो है वो डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होती है, यानी कि आपने उसने एक दफ़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके लिसनर के ऑब्स्टैकल के पास जाना है, ऑब्स्टैकल से रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा लिसनर के पास आना है, तो उसने इसको लिसन करना है। तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास एको का डिस्टेंस जो होगा वो इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 17 मीटर। क्यों? क्योंकि हमारे पास डबल डिस्टेंस है, एक ट्रैवल करके जाने का ऑब्स्टैकल तक, उधर से वापस आने का। तो इसका मतलब है कि ऑब्स्टैकल का डिस्टेंस जो है हमारे पास वो कम से कम 17 मीटर जो है वो होना चाहिए, तब आप एको जो होगा उसको सुन सकेंगे। थर्ड बात यह है कि आपके पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड या लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन के बाद वो आपको सुन सके।
ये ना हो कि उसकी लाउडनेस जो है इतनी ही कम हो कि रिफ्लेक्ट होने के दौरान जब वो हिट करे तो अपनी एनर्जी उधर ही लूज़ कर दे और वापस जब आए तो आपके ईयर में ब्रेन को वो वाइब्रेट ही ना करवा सके और आप वो साउंड सुन ही ना सके। नेक्स्ट बात है आपके पास साइज ऑफ ऑब्स्टैकल, कि अगर ऑब्स्टैकल का साइज जो हमारे पास है, जो हमारे पास साउंड की वेवलेंथ है, ऑब्स्टैकल का जो हमारे पास साइज है वो वेवलेंथ ऑफ साउंड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमारे पास जो ऑब्स्टैकल का साइज है वो वेवलेंथ ऑफ साउंड से कम होगा तो हमारे पास साउंड जो होगी वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो साउंड हमें सुनने को नहीं मिलेगी, बल्कि वो एक मीडियम से ऑब्स्टैकल से के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, कि हमारे पास जो ओरिजिनल साउंड थी और एको इसके दरमियान में जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले ही बात हो चुकी है कि सेंसेशन जो 0.1 सेकंड के अंदर तक एग्जिस्ट करती है, तो अगर बैक टू बैक आप रिफ्लेक्शन जो है सुनने को मिल रही है तो आप ओरिजिनल साउंड के अंदर और रिफ्लेक्शन के दरमियान में डिफरेंस जो है वो नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट बात यह है कि आपके पास इन्वायरमेंट जो है वो क्वाइट होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जब भी साउंड जो होती है वो ट्रैवल करके आती है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो लूज़ होती है, जिसकी वजह से उसकी लाउडनेस रिफ्लेक्शन के बाद उसकी लाउडनेस जो होती है और उसकी इंटेंसिटी जो होती है उसके अंदर कमी आती है। और अगर हमारे पास इन्वायरमेंट जो है वो क्वाइट नहीं होगा तो आप जो फेंट साउंड होगी उसको हियर नहीं कर सकेंगे। इस टॉपिक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगला टॉपिक डिस्कस। पहले ही पढ़ रखा है कि हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी कि इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जहाँ पे मीडियम मौजूद नहीं होगा तो आपकी साउंड वेव्स जो होंगी उस बगैर मीडियम के ट्रैवल जो है वो नहीं कर सकेंगी। तो अब हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, नेचर ऑफ मीडियम, साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मीडियम की उनके ऊपर डिपेंड करती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप टेम्परेचर कंसीडर कर सकते हैं, प्रेशर आ जाता है और ह्यूमिडिटी आ जाती है। तो जैसे जैसे आपके पास नेचर ऑफ मीडियम जो होगी वो चेंज होगी और आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो मीडियम की, एक मीडियम की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, उसका टेम्परेचर डिफरेंट है, प्रेशर डिफरेंट है या ह्यूमिडिटी डिफरेंट है, तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ मीडियम को। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सॉलिड मीडियम के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड को V से लिखूँ, V सॉलिड के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद होगी लिक्विड्स के अंदर और सबसे कम होगी गैसेस के अंदर। अब सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो करीब होते हैं, वो टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। तो हमारे पास जो साउंड ने ट्रैवल करना है वो वाइब्रेशन की फॉर्म के अंदर ट्रैवल करना है। तो जब ये एक साउंड जो होगी वो ट्रैवल करेगी एक सॉलिड मीडियम के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन होगी वो इजीली ट्रांसफ़र होती जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स करीब हैं। तो एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितनी वाइब्रेशन आई है वो इजीली ट्रांसफ़र होगी उसी सॉलिड के दूसरे एंड तक। इसका मतलब है कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब उसके बाद देखें तो लिक्विड जो होता है वो सेमी स्ट्रक्चर ये एग्जिस्ट करती है गैसेस के और सॉलिड्स के दरमियान में, जिनकी डेफिनेट शेप तो नहीं होती लेकिन इनका डेफिनेट वॉल्यूम जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। इनके मॉलिक्यूल्स फिर भी कुछ ना कुछ हद तक एक दूसरे के करीब होते हैं, जबकि गैसेस जो होती हैं इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस जो होती हैं वो इजीली ट्रांसफ़र नहीं होती। तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सबसे कम होती है गैसेस के अंदर, सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड्स के अंदर, मीडियम में हमारे पास लिक्विड जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर मीडियम की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको आप चेंज करते हैं तो उसके नतीजे के अंदर भी आपके पास स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोल्ड एयर है और साथ में आपके हॉट एयर है, तो हॉट एयर के अंदर जो हमारे पास वाइब्रेशन जो स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो ज़्यादा होगी, जबकि जो कोल्ड एयर है उसके अंदर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होगी। अब अगर जो हम स्पीड ऑफ साउंड को डिफ़ाइन करना चाहें तो वही डेफिनेशन जो आप बेसिकली यूज़ करते हैं स्पीड की वही होती है इधर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम बाई साउंड वेव
जब भी साउंड वेव जो होता है किसी मीडियम के अंदर प्रोपोगेट हो रही हैं तो डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करती हैं यूनिट टाइम के अंदर, तो उसको हम नाम देते हैं स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला वही होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। v जो है वो स्पीड ऑफ साउंड है, f जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा जो हमारे पास है वो है वेवलेंथ। तो इनके अंदर से कोई भी फैक्टर हमारे पास मौजूद होगा तो हम उस जो बाकी जो एक फैक्टर होगा, दो फैक्टर होने मौजूद ज़रूरी हैं, जबकि तीसरा फैक्टर जो है हम उधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास स्पीड जो होती है ये डिपेंड करेगी मीडियम की स्पीड के ऊपर, जबकि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आपके सोर्स के ऊपर। जिस हिसाब से आपकी साउंड जो है वो जनरेट हो रही हैं उस सोर्स के ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी जो होगी साउंड की वो ट्रैवल डिपेंड करेगी। इसको आप अपनी मर्जी से चेंज जो है वो। अब हम एक ऐसा मेथड जो है वो ड्राइव करना चाहते हैं जिसको यूज़ करके हम स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कैलकुलेट कर सकें। तो मेथड जो हम यूज़ करने लगे हैं वो स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड। एको जो हम पिछले आर्टिकल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि एको जो होता है वो क्या होता है। एको जो है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड होता है किसी भी ऑब्स्टेकल से। तो लेट्स से कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्स्टेकल से कुछ डिस्टेंस के ऊपर जो है वो स्टैंड कर रहा है। लेट्स से कि इसका डिस्टेंस जो है हमारे पास ऑब्स्टेकल से वो है d। अब हमारे पास अगर एक स्टॉप वॉच और हम नोट करें कि इधर से इस बंदे ने शाउट किया, उसकी शाउट की आवाज़ जो है वो इस ऑब्स्टेकल तक ट्रैवल करके गई, वहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद उसने वापस इस ऑब्जर्वर के पास आई। तो उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो अगर हम नोट कर लें, उसके बाद हम जो स्टॉप वॉच की मदद से टाइम नोट कर लें तो हम स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड का फार्मूला जो होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो गिवन सिनेरियो के अंदर हम देखें तो हमारे पास जो साउंड है वो डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए। पहले जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया इस मैन से इस ऑब्स्टेकल तक जो कि वॉल है हमारे पास, उसके बाद उसने ऑब्स्टेकल से रिफ्लेक्शन के बाद वापस वो मैन तक दोबारा आई है, जिसकी वजह से इसका डिस्टेंस जो है वो डबल हो गया। तो अब अगर एक साइड का डिस्टेंस हमारे पास d है तो इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 2d। तो स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई d। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो उसके अंदर आपने देखना है कि क्या हमारे पास साउंड जो है वो डायरेक्ट ही सुनने को मिल रही है या वो रिफ्लेक्शन के बाद सुनने को मिल रही है। अगर तो रिफ्लेक्शन के बाद सुन रहे होंगे तो आपने इस डिस्टेंस को डबल कर देना है, जबकि अगर आप साउंड डायरेक्ट भी जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अब आपने डिस्टेंस को सिंगल d ही यूज़ करना है। तो इस मेथड को यूज़ करके आप स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।